उस पार का मकान। मदन मोहन तरुण के कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से उस पार का मकान। दादी ने कहा था, अगर तू सचमुच मुझसे प्यार करता है तो उस पार के मकान में कभी मत जाना। ठीक तभी से वह मकान मेरे लिए एक चुनौती बन गया था। आखिर उस मकान में ऐसी क्या बात है कि दादी ने मुझे वहां जाने से मना किया। मेरे बार बार पूछने पर भी उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। सिर्फ मेरा हाथ अपने सिर पर रखकर कसम खिलाती रहीं कि चाहे जो कुछ हो जाए मैं उस मकान की ओर कभी अपना रुख ना करूं। मैंने कसम तो खा ली, परंतु मेरा मन भीतर से बार बार गुहारता रहा, आखिर क्यों? जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे पता लगा कि उस शहर के हर व्यक्ति को किसी न किसी स्तर पर यह सीख उसके बड़े बुजुर्गों से अवश्य मिली है कि चाहे जो कुछ हो जाए वह उस मकान में कभी न जाए। मैं जिसे भी जानता था उसे ही उस मकान के प्रति जिज्ञासु पाया। लोगों के मन में वह मकान एक भीतिकर रहस्यमय वर्जना का प्रतीक बन गया था। उस मकान को लेकर मैंने बहुतों में ठीक वैसी ही बेचैनी देखी जैसी मुझ में थी। मैंने अपने मित्रों के साथ उस मकान तक पहुंचने की कई बार योजना बनाई, परंतु किसी न किसी कारणवश वह अपने अंतिम चरण तक पहुंचकर रुक गई, कार्यान्वित न हो सकी। नदी के उस पार बहुत दूर, जहां घने जंगल के वृक्ष दूरी के कारण सांवली हरिताभा में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके सामने स्मशान से निरंतर उठता धुआं पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय तथा खौफनाक बना देता है। कहते हैं वह मकान कहीं उसी के आसपास है। यहाँ से दूरी एवं स्मशान से निरंतर उठते धुएं के कारण उस मकान को देखना कठिन है, किंतु उसकी रहस्यमय छाया का आभास अवश्य होता रहता है और वह छायाभास मुझे बार बार भीतर से धिक्कारता है, मेरे यौवन को लानत भेजता है। कई बार मैं उस ओर बढ़ा भी हूँ, परंतु दादी का चेहरा याद आ जाता है। ओह, मैंने कसम क्यों खाई, किंतु नहीं, यह सौगंध कहीं मेरी कायरता को बल प्रदान करता है। अब मैं अपने गांव जब भी उधर चरण बढ़ाता हूँ, उसे रोकने को अवश्य ही कोई न कोई कारण पांव ढूंढने लगता है। वीरता प्रदर्शन का अवसर भले ही कठिनाई से मिल पाता है, परंतु एक कायर को अपना मुंह छुपाने का अवसर अवश्य ही मिल जाता है। अवश्य ही मैं भी उन लोगों में से ही हूँ जो अपने को धिक्कारते रहते हैं, कोसते रहते हैं, किंतु चुनौतियों का सामना कभी नहीं करते। आजकल यूँ भी शहर की स्थिति बहुत गंभीर है। 7-8 के बाद कोई भी शरीफ आदमी सड़कों पर दिखाई नहीं देता। लूट, अपहरण, हिंसा आदि दैनिक जीवन के स्वाभाविक अंग बन चुके हैं, किंतु लोग किसी न किसी रूप में इस शहर की हालत का संबंध उस पार के मकान से अवश्य जोड़ते हैं। जहां शहर में ऐसी कोई घटना हुई कि लोग घटना से अधिक उस मकान की चर्चा करने लगते हैं, वह मकान एक टैबू बन चुका है। कई कल्पनाशील सज्जनों ने तो रात के गहन सन्नाटे में उस मकान को सड़क पर चलते हुए भी देखा है और दादियाँ नानियाँ उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई कहती हैं, क्यों नहीं, जिन्न भूत न जाने क्या क्या रूप धारण करें। खैर, कारण जो भी रहा हो, उस मकान तक मैं अब तक नहीं पहुंच पाया जब तक दादी जीवित रहीं। दादी के मरने के बाद मैं जिंदगी की आपाधापी में इस प्रकार उलझ पुलझ गया कि उस मकान की कोई स्मृति ही नहीं रही। इसी बीच एक घटना घटी। ऐसा नहीं कि यह पहली घटना थी, ऐसी घटनाएं अब रोज घटा करती थीं। लोग करीब करीब इसके अभ्यस्त हो चुके थे। किसी की हत्या या अपहरण दैनिक अखबारों की बिक्री का मसाला तथा सरकार के लिए संख्या तथा उसके दफ्तरी रिकॉर्ड से अधिक महत्वपूर्ण
कुछ भी नहीं रह गया था। आए दिन मरने या अपहृत होने वालों की संख्या को लेकर सरकार और अखबारों में तू मैं चलती रहती। अखबार लिखते 500, 700 तो सरकार उसे काटती हुई अपना बयान देती 399। मैं भी इन खबरों के बारे में औरों की ही भांति संवेदन विहीन हो चुका था। बड़ी से बड़ी घटनाएं भी औरों की तरह पचा जाता था। उन्हें याद भी यदि कभी रख लेता तो मात्र इसलिए कि दफ्तर में कोई यह न कह दे कि मैं अखबार नहीं पढ़ता। किंतु इस घटना ने मुझे आमूल चूल हिला दिया। एक दिन अखबार उठाया तो देखकर दंग रह गया। इसमें बाबूजी के अचानक लापता होने की खबर छपी थी। सहसा विश्वास नहीं हुआ। अखबार का पिछला पृष्ठ उलटकर देखा तो दंग रह गया। संपादक की जगह उनका नाम अवश्य छपा हुआ था, किंतु उसके नीचे कार्यकारी संपादक की जगह निक्की का नाम छपा हुआ था। अब उस समाचार पत्र पर अविश्वास का कोई कारण नहीं था। अखबार लिए मैं तेजी से लपकता हुआ निक्की के घर की ओर चल पड़ा। निक्की के पिताजी एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे। लोग उन्हें सम्मान से बाबूजी कहा करते थे। उनकी बातें सारा देश बड़ी गंभीरता से सुनता था। देश में जब भी कोई कठिन समस्या पड़ती तो लोग उनकी टिप्पणियां बड़े ध्यान से पढ़ा करते थे। बाबूजी गांधी जी के निकटवर्ती सहयोगियों में रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सेनानियों में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता था। स्वाधीनता के पश्चात उन्होंने अपना यह दैनिक पत्र प्रकाशित किया था, जिसके वे संपादक थे। साहस, संतुलन एवं वैचारिक स्पष्टता बाबूजी की लेखनी की पहचान थी। कई बार देश विदेश की विधायक शक्तियां उनकी जुझारू एवं प्रखर लेखनी के आक्रमण से बौखला उठती थीं। 90 वर्ष की आयु में भी बाबूजी में जुआ सा उत्साह था। उन्हें आसपास और दूर दराज से कई धमकियां मिल चुकी थीं, परंतु उनकी निष्ठा, निर्भीकता एवं कार्यप्रणाली में कभी कोई अंतर नहीं आया था। उनकी आदतें विचित्र थीं। वे सामान्यतः रात्रि के 10 बजे के बाद घूमने के लिए निकलते। शहर की आज की स्थितियों में भी जब हत्या, लूटपाट एवं अपहरण की घटनाएं दैनिक जीवन का अंग बन चुकी थीं, बाबूजी ने अपने रात्रि भ्रमण का क्रम कभी भंग नहीं होने दिया। कारण पूछने पर वे हंसते हुए कहते, इन सड़कों पर यदि देवता घूमना बंद कर देंगे तो वहाँ राक्षसों का राज्य फैल जाएगा। दुष्ट शक्तियों के शक्तिशाली होने का कारण भी यही है कि सामान्य नागरिक जुझारू नहीं रह गया है। यह कायरता को सज्जनता समझ बैठा है। वह जान है तो जहान है जैसे घटिया सूत्रों को जीवन दर्शन बनाकर हर पल मरता रहता है। बाबूजी को महाभारत का यह सूत्र बहुत प्रिय था, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम। क्षण भर धधक कर प्रकाश फैलाते हुए बुझ जाना, जीवन भर धुआंते रहते हुए जीने से कहीं श्रेयस्कर है। यही उनके समाचार पत्र का भी सूत्र वाक्य था और उनके जीवन का भी। वे आज के अंधकार में सही अर्थों में लाइट हाउस थे। बाबूजी की लेखनी कभी कभी उन लोगों पर इतनी निर्ममता से चला करती जिनका नाम लेते हुए भी लोगों की रूहें कांप उठती थीं। वे कहते, उन्हें कमज़ोर करते रहना होगा, समय समय पर इन्हें पूरी तरह झंझोड़ना होगा, नहीं तो समाज में इसके सिवा कोई रह नहीं जाएगा। मैं कभी कभी उनसे पूछता, आपको भय नहीं लगता बाबूजी? तो वे पूरी निष्ठा से कहते, जो पाशबद्ध है वह पशु है, मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य होने की पहली शर्त यह है कि वह अपने पाश तोड़ दे। भय से बड़ा और कोई पाश नहीं होता। यह आदमी को कभी जीने नहीं देता। यह पूछने पर कि वे मौत से भी नहीं डरते, वे उदग्र भास्वरता से उत्तर देते, मैं एक संकल्प हूँ, मैं मर नहीं सकता। विश्वास नहीं होता कि इस प्रकार के व्यक्ति का भी अपहरण हो सकता है। निक्की मेरे बचपन का दोस्त था। मैं समझ सकता था कि इस समय उस पर क्या बीत रही होगी। जब मैं उसके घर पहुँचा तो वहाँ काफ़ी लोग जमा थे।
निक्की बरामदे में लगी कुर्सी पर बैठा था और पुलिस विभाग के लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। उसके चेहरे पर अपार व्यथा तथा चिंता की गहरी लकीरें दिखाई दे रही थीं। बाहर की भीड़ में हर प्रकार के लोग थे, विद्यार्थी, व्यापारी, समाज सेवक, राजनेता, बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं शहर के अन्य बहुत से लोग। कई लोग जोर जोर से शासन एवं व्यवस्था की कटु आलोचना कर रहे थे। वातावरण में गहरी उत्तेजना थी। मैं घर के भीतर पहुंचा तो प्रसन्नता एवं उल्लास की प्रतिमूर्ति माताजी पत्थर की मूर्ति से चुप बैठी थीं। बाबूजी को लापता हुए 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस उन्हें खोज निकालने का निरंतर आश्वासन दे रही थी। हम लोगों की चिंता गहरी होती जा रही थी और जनसाधारण का आक्रोश भी उबाल खाने लगा था। शहर में भीतर ही भीतर व्यवस्था के विरुद्ध लावा उबल रहा था। बाबूजी के लापता होने की स्थितियों के विश्लेषण से कोई सूत्र हाथ नहीं लग रहा था। एक दिन संध्या समय हम लोग बाबूजी को खोज ढूंढ कर आए ही थे कि निक्की के मामा जी ने कहा, जग्गा बाबू से क्यों नहीं मिला जाए। जग्गा बाबू का नाम सुनते ही उस कठिन परिस्थिति में भी हम लोगों के चेहरे चमक उठे। अरे, इस ओर तो ध्यान ही नहीं गया था। वे इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी दूर दूर तक पहुंच थी। वे लाख दुखों की एक दवा थे। गुंडे और शरीफ सब के बीच बग्गा बाबू समान रूप से प्रतिष्ठित थे। गहरे रहस्यमय मामलों में पुलिस भी उनसे मदद लेती थी। उनकी कृपा के बिना बड़े बड़ों का चुनाव तक जीतना कठिन माना जाता था। बड़े बड़े राजनेता और अधिकारी उनसे मिलने में गर्व का अनुभव करते थे। वह दूसरी बात है कि समय समय पर जो लोग बाबूजी की लेखनी के प्रहार के केंद्र बिंदु बनते थे, उनमें बग्गा बाबू भी एक थे। परंतु हम लोगों को पूरा विश्वास था कि संकट की घड़ी में वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। जब हम लोग बग्गा बाबू के यहाँ पहुँचे तो सदा की तरह उनके बरामदे में लगी कुर्सियों पर कई प्रभावशाली लोगों को बैठे देखा। सीढ़ियों के दोनों ओर बड़ी बड़ी मूँछों वाले लठैत सुरती मलते हुए एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। बग्गा बाबू बीच में विशाल सी कुर्सी पर अध लेटे से थे और बीच बीच में सब के साथ ठठा कर हंस पड़ते थे। तनिक देर हम तीनों असमंजस में बाहर खड़े रहे, फिर निर्णय पूर्वक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हमें किसी ने रोका नहीं। निक्की को सभी लोग जानते थे। हम लोगों के ऊपर पहुंचते ही चारों ओर सकपकाहट सी छा गई। सबों की हंसी रुक गई। अभी अभी ठठाकर हंसते हुए बग्गा बाबू उठ खड़े हुए और निक्की को भुजाओं में भर कर रो पड़े। रुंधी रुंधी आवाज़ में कपस कपस कर उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की। बहुत बुरा हुआ निक्की बाबू, बहुत बुरा हुआ। भला संपादक जी जैसे देवता समान आदमी के साथ यह अन्याय। वह आदमी नहीं, जरूर कोई राक्षस होगा जिसने भी यह पाप कर्म किया है। भगवान उसे माफ़ नहीं करेगा। फिर उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, हम लोग उन्हीं की बातें कर रहे थे, मगर आप धैर्य रखें निक्की बाबू, हम लोग संपादक जी को जरूर खोज निकालेंगे। उनकी बातें सुनकर सामने बैठे भारी भरकम से लोगों ने अपनी गर्दनें हिलाईं। अब मेरी निगाह सामने की टेबल पर गई जिस पर तली हुई मछलियां रखी थीं और गिलासों में गहरे बादामी रंग का कोई पेय। यहाँ बैठे हर आदमी की आंखों में अलसाई लालिमा थी। मेरे लिए उन लोगों की हिलती गर्दनों का अर्थ समझना कठिन था। उनके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान थी या चिंता की गहरी लकीरें कहना कठिन था। जो भी हो, बग्गा बाबू के आश्वासन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने हम लोगों से जलपान करने का आग्रह किया, किंतु वहाँ के वातावरण में इतना भारीपन था कि वहाँ रुकना कठिन हो रहा था। फिर भी कभी और आने का वादा करते हुए उन्हें प्रणाम कर हम लोग लौट चले। थोड़ी दूर जाने पर एक ठहाका सुनाई पड़ा, मानो तालाब के शांत जल में किसी ने बड़ा सा पत्थर डाल दिया। फिर छोटी छोटी ठिलकती हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। कुछ देर के लिए थमी। बग्गा बाबू की महफिल फिर जम चुकी थी। बड़े लोगों की बड़ी बात।
बाबूजी को लापता हुए 15 दिन बीत चुके थे। उनकी कोई खबर नहीं मिली। देश भर के समाचार पत्रों ने हंगामा सा मचा दिया। सरकार ने भी अपनी ओर से तत्परता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु बाबूजी नहीं मिले। निक्की ने अखबार संभाल लिया था। उनकी लेखनी में मानो बाबूजी की आत्मा उतर आई थी। वही निष्ठा, वही गांभीर्य, वही तेजस्विता, वही तीक्ष्णता। बाबूजी की खोज जारी थी, परंतु अब इस खोज में निराशा शामिल हो चुकी थी। एक दिन मैंने निक्की से कहा, क्यों न उस पार के मकान में जाकर खोज की जाए। शायद बाबूजी सत्य की खोज में उसी की ओर निकल गए हों। मेरा प्रस्ताव सुनकर निक्की का चेहरा चमक उठा। हमने तय कर लिया, निकल ही चलेंगे। दूसरे दिन निक्की का अखबार नहीं आया। अब उसकी खबर लेने मैं उसके घर गया तो पता चला कि निक्की कल रात से ही घर नहीं लौटा। मैं सन्न रह गया। आज उसके लापता होने का 3रा दिन है। पूरे शहर में इस घटना से सनसनी सी फैल गई, परंतु पता नहीं क्यों मैं पत्थर सा हो गया। मेरे मन के भीतर एक ही स्वर गूंजने लगा, खलनायक और कोई नहीं, उस पार का मकान ही है, मुझे वहाँ जाना होगा। किंतु वहाँ जाने के पूर्व मैंने पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। पुलिस पिछले महीने से रोज़ आश्वासन दे रही थी कि वह बाबूजी को खोज निकालेगी, और आज हालात यह है कि निक्की को भी लापता कर दिया गया। आखिर हम कैसी ज़िंदगी जीने को बाध्य किए जा रहे हैं? इस सिलसिले का कोई अंत भी है क्या? आक्रोश से भरा जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो बग्गा बाबू की जीप को सामने ही खड़ा देखा। उनके लठायत उनके चारों ओर खड़े थे। मैं अब आगे बढ़ा तो उन सबों ने मुझे चीरती हुई मुस्कान के साथ देखा और आपस में ही बोले, बहुत खतरनाक ज़माना है, आदमी को समझ बूझ कर चलना चाहिए। बाहर खुसुर फुसुर सुनकर बग्गा बाबू थाने के बाहर निकल आए। लपकते हुए उन्होंने मुझे ठीक उसी प्रकार बाहों में भर लिया जैसे उस दिन उन्होंने निक्की को भर लिया था। रो रो कर उन्होंने ठीक उसी दिन के अंदाज में कहा, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। जरूर कोई राक्षस है जो बाबूजी के परिवार के पीछे लग गया है। जरा बल देकर मैंने उसे पीछे हटाया। पता नहीं क्यों इस सहानुभूति से मुझे घृणा हो गई थी। तनिक हटकर उसने कहा, आप शरीफ लोग हैं, ये पुलिस स्टेशन काहे को आ गए? फिर इस तरह दौड़े चलने में खतरा भी है। क्या पता दुश्मन की नज़र आप पर लग जाए। मैं आप ही के भले के लिए कहता हूँ, आप ही खोज खाज का जिम्मा हम पर छोड़ दीजिए और घर में आराम कीजिए। नाहक जान गंवाने से क्या फ़ायदा? मेरे लिए यह समझना कठिन था कि यह धमकी थी या आश्वासन। यदि शरीफ होकर बग्गा स्टेशन आ सकता है तो मेरी बदनामी क्यों होगी? क्यों बग्गा मुझे आने देना नहीं चाहता? हर जगह वही क्यों है? बग्गा ने मुझे भांपते हुए पुनः कहा, मैं आप ही के काम से आया था, मगर दरोगा जी कहीं बाहर गए हैं। अब वहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था। लौटते लौटते रास्ते में विचार आया, क्यों न जंगी बाबू से मिल लूँ। वे बड़े प्रभावशाली आदमी हैं, शायद कोई मदद कर दें। 3-4 किलोमीटर चलकर जब मैं जंगी बाबू की हवेली पर पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि बग्गा बाबू की जीप मकान के ठीक सामने खड़ी है और उनके लठैत जीप के पास खड़े हैं। अब मैं समझ गया कि वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। बग्गा अब मुझे एक रहस्यमय प्राणी की तरह लगने लगा। अब शाम भी होने लगी थी। लगता था बग्गा ने हम सबों को चारों ओर से घेर लिया है। अजीब सी घुटन होने लगी और मैं सोचने लगा, बग्गा इतना महाकार और सर्वव्यापी क्यों है? जहाँ जाता हूँ वहाँ बग्गा ही बग्गा है। आक्रोश तथा व्यथा से भरा मैं लौट आया। अब उस पार के मकान तक पहुँचने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था। मैं उस पार के मकान तक आज ही पहुँचना चाहता था। मैं सोचता था, कम से कम बग्गा वहाँ तो नहीं होगा। क्या पता बाबूजी और निक्की दोनों ही किसी सत्य संधान में वहीं पहुंच गए हों। हो सकता है निक्की उस रात अपने को रोक न सका हो और घर लौटते लौटते उस मकान की ओर चल पड़ा हो। मैं अपने घर की ओर न लौटकर नदी की ओर बढ़ गया।
अंधेरा बढ़ रहा था, मगर थोड़ी ही देर में क्षितिज से चांद का गोला धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। यह पूर्णिमा की रात रही होगी। थोड़ी देर में चांदनी रात ने हंसते हुए अपना मोतियाली दुपट्टा चारों ओर फैला दिया, किंतु फिर भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। चारों ओर हल्का हल्का कुहासा था। दूर तक हर चीज अस्पष्ट थी। विकट रास्ता था। रास्ता क्या था? नदी पार करने के पश्चात मात्र खाई खंदकों की एक श्रृंखला सी थी। कहीं कहीं जमीन इतनी गीली थी कि पांव पिंडलियों तक कीचड़ में धंस जाते थे। जूतों पर गीली मिट्टी की एक एक परत सी जम गई थी। जूते काफ़ी भारी हो गए थे और अब तेजी से चलना कठिन होता जा रहा था। मैं अपनी धुन में बढ़ा ही जा रहा था कि सामने किसी कंटीली चीज़ से टकराकर एकदम नीचे लुढ़क गया। बीच के समय का मुझे कोई बोध नहीं। लगता है इस बीच मैं बेहोश रहा। होश आने पर उचक कर मैं बाहर जाने की चेष्टा ही करने वाला था कि मुझे कुछ लोगों के पदचाप और उनकी भुनभुनाहट सुनाई पड़ी। मैंने अपनी सांस रोक ली और स्वयं को और भी अंधेरे में छुपा लिया। थोड़ी देर में मैंने 4 मानवाकृतियों को सामने और नीचे की ओर बढ़ते देखा। उनके चेहरे छुपे हुए थे और वे अस्त्र शस्त्र सज्जित सावधान थे। मैंने समझ लिया अवश्य ही यहाँ से कोई गुप्त मार्ग है जिससे ये लोग जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं उनके पीछे चलने लगा। रास्ते में घुप अंधकार था। स्तब्धता, सांसों की आवाज़ के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। थोड़ी देर के पश्चात मुझे गालों पर ठंडी हवा का स्पर्श अनुभव हुआ, यानी अब गुप्त मार्ग कहीं बाहर निकल रहा है। मैं और भी सावधान हो गया। थोड़ा झुककर देखा, वह गुप्त मार्ग एक विशाल पुराने मकान के आंगन में समाप्त होता था। चारों ओर अव्याहत सन्नाटा था। कहीं कोई नहीं। स्थान स्थान से टूटा वह मकान भयंकर और अशुभ सा लगता था। कहीं यह वही मकान तो नहीं। इसी बीच वे चारों मानवाकृतियां सामने के एक कमरे की ओर बढ़ गईं। उनकी चाल ढाल से ऐसा लगता था मानो वे इस स्थान के चप्पे चप्पे से पूर्णतः परिचित हों। इसी बीच मकान की दूसरी दिशा में कुछ और लोग आते दिखाई दिए। उनके चेहरे भी ठीक पहले जैसे लोगों की तरह ही आवृत थे और वे भी शस्त्र सज्जित थे। यानी गुप्त मार्ग इस मकान तक 2 दिशाओं की ओर से आता है। मैंने स्वयं को और भी छिपा लिया। इस दल के लोग भी निर्भ्रांत रूप से उसी अंधेरे कमरे की ओर बढ़ गए। सावधानी से छुपाता छुपाता मैं उस कमरे के निकट तक पहुंचा। कमरे के चारों ओर शस्त्रधारी पहरे पर थे। कमरे के अंधकार में मोमबत्ती सी जली और इस प्रकाश में एक चेहरे को देखकर मैं चकित रह गया। वह बग्गा था। दूसरे का चेहरा भी पहचाना पहचाना सा लगा। शायद कहीं किसी अखबार में इसकी तस्वीर देखी हो। उस आदमी ने बग्गा को किसी बात के लिए बधाई दी तथा उसकी कार्रवाई पर किसी मैडम के खुश होने की बात कही। बग्गा उत्साहित हो गया। उसने कहा, अब उसकी भौंक कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। अपने पिल्ले के साथ अब भौंकते रहो यमराज के दरवाजे पर। अकेले आदमी ने इस पार और उस पार के हम जैसे लोगों की नींद हराम कर दी थी। बुढ़ा था मगर बड़ा जाबिर था साला। उसूलों वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है। सांप से बच सकते हो मगर उसूलों वाला आदमी बिना काटे नहीं छोड़ता। इसकी एक ही दवा है, इसका सफाया कर दो। फिर उसने सामने वाले आदमी की ओर देखते हुए कहा, माल मिलता रहा तो पूरे मुल्क को श्मशान बना दूंगा। तभी सामने वाले आदमी ने बग्गा के कुर्ते की बांह की ओर इशारा किया। उस पर लाल ताजा धब्बा था। उसे देखकर बग्गा चौंक उठा। सामने वाले आदमी ने उसे पानी दिया। बग्गा ने उस लाल निशान को धोने के लिए जैसे ही उस पर पानी डाला, वैसे ही वह लाल निशान फैलने लगा। थोड़ी देर में उसका पूरा कुर्ता सारी धोती लाल हो गई। वह खून के धब्बे सा दिखाई पड़ने लगा। मोमबत्ती की रोशनी में सामने वाले चेहरे भी वैसे ही लाल दिखाई पड़ने लगे। अब कमरे के बाहर खड़े शस्त्रधारी भी भीतर चले गए। वे सब जैसे उस रंग में रंग गए।
सारे लोग भयभीत खड़े थे। अजीब दृश्य था। बग्गा सामने खड़ा कांप रहा था और पागलों सा अपने शरीर पर पानी डाले जा रहा था, किंतु पानी भी अब रक्त में परिवर्तित हो चुका था। अब मेरे सामने सारी स्थितियां स्पष्ट हो गई थीं। मेरे लिए छुप कर खड़ा रहना असंभव हो गया था। मैं चिल्लाता हुआ सामने आ गया और एक बड़ा सा पत्थर कमरे की ओर फेंकते हुए चिल्लाया, अब तू नहीं बच सकता। अफरा तफरी मच गई और न जाने किस रास्ते से वे सभी लोग गायब हो गए। दौड़ता हुआ मैं सामने के कमरे में पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। वह कमरा घातक अस्त्र शस्त्रों से भरा था। जमीन पर अब भी खून फैला था, किसी ईमानदार आदमी का खून जो मरने के बाद भी अपना कर्तव्य नहीं भूला था। किंतु मेरे भीतर व्यथा और विक्षोभ का बवंडर सा उठ रहा था। आखिर बग्गा हर बार कैसे बच निकलता है? वह इतना शक्तिशाली क्यों है? क्या इसकी दोषी हमारी वे परंपराएं तो नहीं जो हमें रक्षात्मक जीवन दर्शन देती हैं, जो हमें ऐसे लोगों पर आक्रमण करना नहीं, उनसे बचना सिखाती हैं, जो हमें सदा अंधेरों से डरना सिखाती हैं? और हमारे डर से ही रास्ता निकालकर बग्गा जैसे लोगों ने इन परंपराओं इन अंधेरों में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया है कि आज प्रकाश में भी चलना हमारे लिए कठिन हो गया है। आखिर हमें इस पार के मकान में आने से बार बार क्यों रोका गया? डराने की जगह हमें यह क्यों नहीं कहा गया कि उसे ध्वस्त कर दो? हो सकता है तब हम और भी निक्की तथा बाबूजी जैसे लोगों को बचा पाते। असह्य आक्रोश एवं घृणा से मैं तिलमिला उठा। मैं उस सन्नाटे में भी चिल्ला पड़ा, आखिर हमारी शराफत कब तक हिजड़ा बनी रहेगी? मदन मोहन तरुण।